नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूँ मेदनी सिंह। इस समय वाराणसी जनपद से आ रही है बड़ी खबर। वाराणसी कचहरी परिसर में इस समय पुलिस और अधिवक्ताओं के आमने सामने आने से तनावपूर्ण माहौल में बदल गया है। मामला रथ यात्रा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां रास्ता बंद करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अधिवक्ता शिव प्रसाद सिंह का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना दिए पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। इसी बात पर उनकी बहस भेलूपुर क्राइम इंस्पेक्टर गोपाल कन्हैया से हो गई। आरोप है कि बहस इतनी बढ़ गई कि क्राइम इंस्पेक्टर आक्रोशित होकर अधिवक्ता पर टूट पड़े और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में अधिवक्ता शिव प्रसाद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में साथी अधिवक्ता कचहरी परिसर में इकट्ठा होकर विरोध जताने लगे। वहीं पुलिस पक्ष से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हम अब सीधा सुनते हैं कि पीड़ित अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह से और उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं मेदनी सिंह। अभी देखिए, कचहरी परिसर में जैसा इस समय चल रहा है, पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच जो झड़प चल रही है, जो अधिवक्ता घायल भाई हुए थे हमारे, आज मैं उनसे पूछती हूं। देखिए, उनकी हालत पहले देखिए आप, किस तरीके से उनको चोटें आई हैं। नाक के पास भैया को चोट है, फ्रैक्चर है। मैं जानती हूँ कि भैया से कि क्या मामला था जो इतना गंभीर रूप से भैया घायल हैं। आइए भैया से बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह। सर, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ जो इतनी बुरी तरीके से आपको चोटें आई हैं? उस दिन जैसा कि शनिवार का दिन था जी, और हम लोग लक्ष्मी जी का दर्शन करके अगले दिन ज्योतिया माता का था, तो माला वगैरह गुथवा के आ रहे थे। उस दिन पानी बहुत अधिक बरसा था और पानी बरसने के कारण गुरुबाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला इनका बैक फ्लो मार रहा था जी। तो पूरा लक्सा गुरुबाग तक पानी ही पानी लगा था। वहाँ से गाड़ी आना जाना संभव नहीं था कि गाड़ी वहाँ से जा सके। तो हम अपने पत्नी के साथ दर्शन करके आ रहे थे। हमने वहाँ पे जो दरोगा जी भेलूपुर इंस्पेक्टर थे, उनको हमने बोला कि क्या नाम था उनका सर? कोई मिश्रा जी थे जी। हमने पद पूछा तो बताया कि भेलूपुर इंस्पेक्टर हैं जी। तो हमने बोला कि भाई मेरा घर यहीं 200 मीटर के दूरी पे है और हमें जाने दीजिए, मेरी बूढ़ी माँ है, घर पे बच्चे हैं, हमको जाना ज़रूरी है। तो वो बोले कि नहीं, इधर से नहीं जाना है जी। तो बात इसी से शुरू हुई। हम बोले कि भाई नहीं जाना है तो आपने कोई प्रशासनिक आदेश है या कोई पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला है कि आज ये रास्ता बंद रहेगा जी? तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम लोग का मन किया तो हम लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। बोले भाई ऐसे कैसे चलेगा स्वतंत्र भारत के उसमें कि जब मन करे तब। अब अगर हम उसी मोड़ पे रहते हैं, किसी भी जगह अगर रास्ता बंद किया जाता है, वन वे किया जाता है, तो भाई अगर मोड़ वाले लोग हैं तो उन लोगों को तो रिबेट दी जाती है ना। देखिए भाई, सही है और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर कहीं प्रशासन के द्वारा रास्ता बंद किया जाता है तो उसको पहले से बताया जाता है ताकि किसी भी आम नागरिक को उस रास्ते पे जाने में परेशानी ना हो। उसी परेशानी के कारण आज हमारे अधिवक्ता भाई का ये हाल है। आइए जानते हैं आगे कि भैया के साथ क्या घटना घटी। हाँ, उसी के बाद बहस वगैरह बढ़ने लगी। जो भेलूपुर इंस्पेक्टर है वो बहस करने लगे। बहस करते करते फिर उनको ये अच्छा नहीं लगा कि कोई उनसे सवाल जवाब पूछ सके, वो अपने रौब में थे। हमने यही बोला कि अगर रास्ता बंद है, आपने किसी समाचार में दी उसका प्रकाशन कराया? तो बोले नहीं। बोले प्रशासनिक आदेश आया है। हम बोले प्रशासनिक आदेश दिखाइए कहाँ आया है। कोई भी आता है तो भाई सर्कुलेट होता है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू सरकारी उसमें कि भाई आज ऐसे ऐसे रहेगा, सब लोग अवेयर रहते हैं, वो भी दिखाने में असमर्थ रहे। बातचीत होते तभी एक कोई इंस्पेक्टर क्राइम कन्हैया गौतम हैं या कन्हैया गोपाल कोई हैं, वो अचानक से उग्र हो गए, आपे से बाहर हो गए और एक फाइटर टाइप का कुछ चीज़ पहन के आके और सीधे मेरे आँख पे आप यहाँ देख सकते हैं आके यहाँ इन्होंने हेलमेट के अंदर ये प्रहार कर दिया। 5 से 6 टाके लगे हैं और ये पूरा यहाँ तक का ये जो हड्डी पे मारे हैं वो डिसलोकेट हो गया है। देखिए भैया को किस तरह की चोटें आई कि भैया को टाके भी लगे हैं और हड्डी में भी इनके चोट आई है। जिस तरह से ये फ्रैक्चर दिखा रहा है और आप देखिए कि भैया का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का हिंसक प्रवृत्ति का प्रहार इनके ऊपर किया गया होगा कि इनको नाक के पास 5 से 6 टाके लगे हैं। आइए जानते हैं भैया से कि फिर आगे उस क्राइम इंस्पेक्टर ने इनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया।
दुर्व्यवहार ऐसा क्या कि वो मार के फिर उनके पूरे, जब भाई आप तो जानती हैं कि पुलिस बेलगाम है, अगर एक बार मारती है तो फिर उसके साथ भी जो हम राही रहते हैं वो साथ हो लिए रहते हैं। उसके बाद हमको कहीं भी इलाज नहीं मिला। कितने इंस्पेक्टर पुलिस वाले थे जिन्होंने आपके ऊपर हाथ चलाया? सिर्फ कन्हैया जी थे, सॉरी गोपाल कन्हैया, या उनके साथ और भी कई लोगों ने लपट के मारपीट की? इंस्पेक्टर भेलूपुर भी थे और मारने में तो सबसे पहले हाथ कन्हैया गोपाल ने मारा। पीछे से भी जो डंडा मारा मैंने देख नहीं पाया कि कौन कौन थे। मौके पे करीब 15-16 ट्रैफिक के इंस्पेक्टर वगैरह सब लेके 15-16 पुलिस वाले मौके पे थे। बावजूद उसके मैं किसी तरह बच बचा के गया, मैं अपना ट्रामा सेंटर गया तो वहाँ भी इन लोगों ने हमारा इलाज नहीं होने दिया, एडमिट हमको ट्रामा सेंटर में नहीं होने दिया। जब मेरे वकील भाई पहुँचे, पत्रकार पुलिस प्रशासन ने आपको जी हाँ वहाँ चुका था, उसको इतनी बुरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था, उसके बाद क्या प्रशासन का ये दायित्व नहीं था कि वो अधिवक्ता को दरकिनारे करने के बाद अगर एक मानविक प्रक्रिया पे आते तो वो जरूर इनको ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए खुद बेलूपुर एसीपी को पहुंचना चाहिए, हमारे बड़े अधिकारियों को पहुंचना चाहिए। इस तरह की अप्रिय घटना होने के बाद, जबकि ये पूरे लहूलुहान थे, जिस तरह से इनका सोशल मीडिया पे जो वीडियो दिखा रहा है ये पूरी तरीके से लहूलुहान थे, और जो इनके टाके अभी बता रहे हैं और जो इनकी स्थिति बता रही है कि इनको उस समय कितनी पीड़ा होगी, कितने दर्द में ये होंगे। हमारी प्रशासन इनका मदद करने से रहने के बावजूद इनको इलाज के लिए मना कर रही थी। आगे जानते हैं भैया से कि फिर क्या घटना घटी। उसके बाद फिर हम लोग टोटो से किसी तरह वहाँ से पहुँचे अपने स्वयं के उससे, और किसी तरह जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं वहाँ पे दबाव बनाए, तब जाके हमारा फर्स्ट एड ये शुरू हुआ जी। और खाली सीटी स्कैन टाका लगा, ऑन पेपर डॉक्टरों ने हमें एडमिट नहीं किया ट्रामा सेंटर में जी। और क्योंकि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनको दबाव इतना अधिक था कि उनका कहना था कि आपको हम फर्स्ट एड दे देना, यही बहुत बड़ी बात है। और जब सुबह हमने उनसे बोला कि भाई आप हमको डिस्चार्ज स्लिप दीजिए, तो बोले कि आपको ऑन पेपर तो हमने एडमिट ही नहीं किया है। जो मेरा इमरजेंसी का पर्चा कटा था, जो मेडिको लीगल वगैरह का, नुकसान के साथ तो उसको इलाज ना देने के बावजूद ना इनको एडमिट करने का कोई पर्चा मिला, जबकि अगर कोई मान लीजिए इनको अगर चोट ना होती तो टाके नहीं लगते, इस तरह से इंजर्ड ना होते भैया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको पट्टियां लगी हुई हैं, किस तरह से टाके लगे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि उस समय इनकी क्या स्थिति होगी। तो क्या हमारे पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं था कि इनको इलाज प्रोवाइड कराया जाए और ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया जाए? अगर अधिवक्ता भाई ना खड़े हुए होते, अगर उस दिन कोई अमाननीय अप्रिय घटना घट गई होती तो इनके परिवार को कौन संभालता? सर, जब आपके साथ ये घटना घटी तो वो रथ यात्रा का मेन लोकेशन चौराहा था, तो सर वहां तो सीसीटीवी फुटेज होगी, तो आपने उसकी मांग की? क्या अभी तक फुटेज सामने आई है? नहीं, हमने मांग भी की, कई बार हमने मांग की, तो उनका यही सूचना मिल रही है कि वो लवे रोड की घटना है, लेकिन चौराहे का जो स्मार्ट सिटी का वहाँ का कैमरा है वो पुलिसिया कार्रवाई रिकॉर्ड करने में असमर्थ है और वो बंद बता रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो बंद है। जबकि कचहरी में होता है कोई बाल तो 10 मिनट में पुलिस कैमरा निकाल लेती है, लेकिन जहां पुलिस ने गलती की वो अपनी करतूत छिपाने के लिए वो कैमरा और अगल बगल के सब दुकानों को भी उन्होंने टाइट किया हुआ है कि कोई भी कैमरा, कोई भी फुटेज अब किसी भी तरीके से बाहर नहीं आने चाहिए। देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं मानती हूँ, देखिए पहले तो वो शहर का इतना फेमस चौराहा है कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है या किसी कारण से खराब है तो प्रशासन को उसका संज्ञान लेके उसको ठीक करवाना चाहिए। क्या अभी तक वो सीसीटीवी वहाँ के ठीक हुए या नहीं हुए, या आसपास जो दुकानों में सीसीटीवी फुटेज होंगे, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत पॉश एरिया है वो, तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज जरूर मिलेगी अगर इसको अच्छे से खंगाला जाए तो, अगर प्रशासन चाहे तो। अच्छा सर, ये कि हम लोग तो कलम के सिपाही हैं जी। हम लोग को जो भी लड़ाई, हम लोग की आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी जो भी लड़ाई लड़ी जा रही थी हम लोग ने कलम से ही लड़ी थी। आज भी उनके खिलाफ हम कलम से ही लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर मैं अधिवक्ता हूँ, अगर मैं अपना खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा तो मैं अपने क्लाइंट या जो मेरे पीछे जितने लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका आवाज़ बन के मैं कचहरी में बोल पाऊंगा, अदालतों में बोल पाऊंगा, जब मैं खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा,
आज के उसमें, तो मैं तो अपने क्लाइंट को क्या इंसाफ दिला पाऊंगा। जी जी। लेकिन अभी एक जैसा कि सोशल मीडिया पे आप ही के बहस और जो इंस्पेक्टर से बहस हो रही थी, उसमें उस इंस्पेक्टर ने जैसा कि आपकी वाइफ ने कहा कि देखिए वो वीडियो बना रहे हैं, तो इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि वीडियो बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है और आप रिकॉर्डिंग में हैं। तो क्या मतलब उन्होंने जो कहा कि आप रिकॉर्डिंग में, तो क्या मतलब क्या फुटेज सही है? क्या रिकॉर्डिंग कैमरा उस समय सही था जो इंस्पेक्टर साहब आपसे कह रहे हैं कि आप खुद इस समय रिकॉर्डिंग में हैं? अब ये तो भाई इंस्पेक्टर साहब बता पाएंगे बेहतर कि वो कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि भेलूपुर इंस्पेक्टर ने जो हैं उन्होंने मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरी इंसिडेंट्स का रिकॉर्डिंग किया है और वो सेलेक्टिव वहाँ से खाली अपना दे रहे हैं जहाँ पे बहस हो रही है, और जहाँ पे उन्होंने हाथ छोड़ा है वो सब जो फुटेज है वो भेलूपुर इंस्पेक्टर के मोबाइल, जो पर्सनल मोबाइल रखे हैं उसमें सब है और सीसीटीवी पे भी है। वो सब फुटेज वो अभी तक प्रशासन को नहीं दिए हैं, ना ही कहीं सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। बहुत सेलेक्टिव इमेज जो है वो वायरल किया जा रहा है। देखिए ये भी अच्छा, दूसरा चीज़ जो बाद में पता चला, जैसे ट्रामा सेंटर में हम लोग के भाई बंधु कई लोग थे, तो वहाँ बताया कि ये जो कन्हैया दरोगा है इसने पहले भी शायद ये लंका थाने पे भी इसी तरह से कही थी, चितईपुर चौकी पे भी ऐसे ही किया था। तो ये आप इसी सोच सकते हैं कि लबे रोड अगर ये हाथ छोड़ने का, इतना हीनियस क्राइम करने का मादा रखता है, तो सोचिए कि जो पुलिस थानों के पीछे जो कोठरी है वहाँ पे 3rd डिग्री का तो ये तो चैंपियन होगा। बिल्कुल। तो क्या नहीं कर सकता है, आप इसी से देख सकते हैं। बिल्कुल तरीके से खुलेआम, सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि मतलब आपका रास्ता जाने आने से रोका गया, इस बात पे इतनी बुरी तरीके से, जो कि 6 टाके आपके सामने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 6 टाके कितने बुरी तरीके से ये इंजर्ड हैं। देखिए और जो सीसीटीवी फुटेज कचहरी से प्राप्त हुई वो सिर्फ 1 दिन में मिल गई। 1 दिन के अंदर जो दरोगा को पीटा गया उसकी सीसीटीवी फुटेज 1 दिन के अंदर मिल गई। लेकिन क्या अधिवक्ता भाई के साथ जो हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज की मांग क्या उनका परिवार नहीं कर रहा है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी माता नहीं है? उनकी पत्नी नहीं है? क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? बताइए सर, आपने सीसीटीवी फुटेज की जब मांग की तो आपसे क्या कहा गया? हमसे यही बताया गया कि वो मौके पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। मौके पे सीसीटीवी, इतने पॉर्स एरिया में मौके पे सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ आप बताइए, एसीपी गौरव कुमार जी जो भेलूपुर जोन के हैं, उनसे आपके द्वारा कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, या परिवार से कोई बातचीत हुई, कोई संज्ञान लिया उन्होंने? परिवार से शायद ट्रामा सेंटर में एक बार मिलने थे और बोला था कि गलती हो गई है जी। इससे अधिक हम उस समय कुछ, क्योंकि मैं चुटैल था उससे मैं बहुत अधिक वहाँ पे बता नहीं सकता। अभी तक उस वो जो आपके जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या उनको निलंबित किया गया या फिर उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई है या फिर अभी वो कार्य में है अपने? देखिए अभी तक वो कार्य में है, क्योंकि वाराणसी पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है जी, वो अभी तक उस दरोगा को निलंबित करने का कोई भी जानकारी वो अपने ट्विटर हैंडल पे अपलोड नहीं कर रहे हैं। जैसा ट्विटर हैंडल भाई जो भी चीज़ करते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो भी होता है तो उसकी जानकारी वो ट्विटर हैंडल से देते हैं। इस पे भी अभी तक वो कोई प्रेस रिलीज ना किसी भी समाचार पत्रों को दिए हैं ना कुछ दिया है। खाली एक समाचार पत्र ने छापा था कि उनको निलंबित किया गया है और ना ही आज तक वो गिरफ्तार हुए हैं। जबकि माननीय जिला जज की यहाँ जो कमेटी बनी थी जिसमें डीएम साहब वगैरह थे, सब लोगों ने 12 घंटा का समय मांगा था। बावजूद इसके आज 3 दिन 4 दिन से ऊपर बीत चुका है। कमेटी के किसी भी सदस्य का कोई अता पता नहीं है, कोई भी सदस्य आके हमसे संपर्क नहीं किया है, ना ही गिरफ्तार करने के सामने कोई भी कार्रवाई की गई है। जी, आप सरकार से क्या? भाई हम सरकार से तो देखिए हम यही मांग करेंगे कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी दूसरे आदमी के साथ ना हो, क्योंकि देखिए संविधान के धारा 21 के तहत सभी आदमियों को आने जाने का सब अधिकार मिला हुआ है। हम अगर अपने घर पे ही नहीं आएंगे, अगर हम लोग बनारस में रहते हैं, बनारस मान लीजिए सांस्कृतिक राजधानी है, हम लोग अतिथि का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोग के अपने रहवासी हैं उनके लिए भी तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए ना भाई। आप हर दिन नया नया रास्ता बंद कर दे रहे हैं, नया रास्ता खोल दे रहे हैं, तो आम शहरवासियों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस और वाराणसी पुलिस दोनों कन्फ्यूज्ड हैं कि आखिर प्रशासन से संभले नहीं संभल रही है यहाँ की व्यवस्था। आप पीक आवर में कहीं भी चले जाइए, चाहे हम यहाँ से बीचों बीच शहर से अगर कैंट जाना चाहें, गंगा जी जाना
चाहें, ट्रामा सेंटर जाना चाहें, BHU जाना चाहें, अस्पताल कैंसर अस्पताल जाना चाहें, मड़ुआडी जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहिए तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेके जाइए। ये हमेशा, ये नहीं कि खाली आज की बात आपको बता रहे हैं, ये हमेशा। और जो रथ यात्रा चौराहा है, इस पे तो पता नहीं कौन सा तुगलकी फरमान ये लगाए रहते हैं कि कभी 1 वे कभी नॉट 1 वे। 1 वे भी जो निकला था शुरू में, तो 1 वे यही निकला था कि 3 पहिया 4 पहिया के लिए है, 9 बजे से 9 बजे तक का। 2 पहिया और पैदल हमेशा आते जाते थे। आप अगर किसी एक ही जगह पे 2 पहिया अगर रोक देंगे तो बट नेचुरल सी बात है, गुरुबाग पे जाम करेगा। यानी पुलिस खुद चाहती है कि जाम की स्थिति बनी रहे और अपने लाखों रुपए का राजस्व हानि हो और इसी तरह से आम जनता फंसी रहे। जी, भैया ने बहुत बढ़िया एक बात कही कि प्रशासन से कमान नहीं संभल रही है। कहीं भी आने जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा, कहीं भी जाना हो तो आपको 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। अब भैया जल्दी से स्वस्थ हो जाएं हमारे, हम बाद में फिर भैया से ज़रूर एक छोटी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। कचहरी परिसर में जो पुलिस और अधिवक्ताओं को लेके जो विवाद चल रहा है, इस समय उसकी क्या स्थिति है, आइए हम अपने अधिवक्ता भाई से जानते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं गोविंदलाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, कलेक्ट्रेट वाराणसी। सर, जो आपके अधिवक्ता भाई घायल हुए थे, अभी उनकी क्या स्थिति है? अब तो ठीक है, लेकिन काफ़ी चोटें आई हैं जी। आँख पर चोटें उनके आई हुई हैं जी। और क्या कोई टाँके होके भी लगे हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल, टाँके 6 टाँके लगे हुए हैं जी। और आँख बच गई है किसी तरह से उनकी जी। काफ़ी इलाज के हुआ है उनका, दवा इलाज चल रहा है। बेरहमी से पुलिस वालों ने मारा है उनको। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में बताया कि मैं ट्रॉमा सेंटर गया था तो वहाँ पे मुझे इलाज मुहैया नहीं कराया गया, क्योंकि उनको प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि आप जो है वो इस घायल अभिवक्ता का इलाज जारी नहीं करेंगे। अब इस पे भाई क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। वहाँ ट्रामा सेंटर जाने के बाद लोग एडमिट नहीं कर रहे थे उनको। हमारे अधिवक्ता भाई उनको ले जा करके स्ट्रेचर पर खुद ले करके गए हैं और जा करके वहाँ जब इलाज के लिए कहा, एडमिट नहीं किया उन लोगों ने। काफ़ी प्रेशर देने के बाद कि आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जा करके किसी तरीके से उनका उपचार शुरू हुआ। तो एडमिट क्यों नहीं किया गया था सर? क्या ये प्रशासन की प्रशासन का जो है उस पर दबाव था जी कि वहाँ पर जो है इनको एडमिट न किया जाए। जी देखिए, जैसे जब दरोगा भाई को चोट आई तो दरोगा भाई को पुलिस वालों ने, पूरी प्रशासन ने ये वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है कि उनको स्ट्रेचर पे उठा के एम्बुलेंस में रखा गया और उनको जो है इलाज तुरंत के तुरंत मुहैया कराया गया। जबकि भाई बता रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता भाई जो थे, उनका खुद का भी ये बयान हमारे पास मौजूद है कि उनको प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल को मना किया गया कि जो है कि अधिवक्ता को किसी तरह का कोई भी उपचार प्रदान ना किया जाए। अब आइए जानते हैं। बस सर, अपना परिचय बताइए। मैं तपेश लाल श्रीवास्तव। सर बताइए, आपकी कोई सीसीटीवी फुटेज, जैसे कचहरी से एक दिन में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो गई, तो रथ यात्रा चौराहे की अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई? नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? इसलिए कि वो अधिवक्ता हैं, प्रशासन उनके खिलाफ है जी। इसीलिए उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया और कचहरी में सीसीटीवी हो गया और उसके बाद जो है सारे लोगों का नाम लिस्ट में उनको आ गया जी। और जबकि उसमें सब मैक्सिमम अधिवक्ता 90-99% अधिवक्ता उनको बचा रहे थे जी। जहाँ 70-75 अधिवक्ता मारेंगे तो चटनी पी जाएंगे, मर जाएंगे कि बचेंगे। उनको बचाने में अधिवक्ता भाई को भी चोट लगी है जी। जैसा कि उनकी पत्नी का अभी बयान सामने आया है कि 40 मिनट तक उनको वो अपने आप को कमरे में कैद करके, बंद करके अधिवक्ताओं के डर से खुद को रखे थे। तो क्या ये तो कचहरी परिसर में खुद ही पुलिस चौकी है, आसपास पूरा पुलिस का पूरा छावनी है, तो क्यों 40 मिनट में क्या प्रशासन अपने ही सिपाही, अपने ही दरोगा को बचाने के लिए 40 मिनट बहुत होता है, क्यों नहीं पहुंची 40 मिनट में पुलिस उनके पास? आइए सर से जानते हैं। ये दरोगा जी की जो पत्नी है, ये पत्नी का ही बयान है उनके कि 40 मिनट अंदर वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और उन्होंने फ़ोन किया अपने शुभचिंतकों को और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को। 40 मिनट तक कोई भी उनको बचाने नहीं आया। तो ये नाकामी पुलिस की है, प्रशासन की है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये अधिवक्ताओं के ऊपर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। उसमें राजक तो थे, लड़ाई हो रहा है, ज़्यादातर अधिवक्ता तो उनको बचाने में लगे हुए थे।
और ये कहते हैं कि नहीं अधिवक्ताओं ने मारा। जी। दूसरी चीज़, आप एलिगेशन लगाते हैं कि हथियार लेकर के आए। जी। मैं जानना चाहता हूँ हथियार कैसे गया कचहरी कैंपस के अंदर? जी। आपका जो इसका मतलब कि प्रशासन अलर्ट नहीं रहती है कचहरी परिसर में। इसका मतलब अगर कोई आम जनता कभी असलहा या कोई हथियार ले करके कचहरी परिसर में घुसती है तो कभी अधिवक्ता भाई के साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो बिल्कुल जज के साथ हो सकती है, कमिश्नर के साथ हो सकती है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, सबके साथ हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि असलहा था अधिवक्ता भाइयों के पास। तो क्या मतलब कि हमारी प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अंदर चेकिंग नहीं चलती कि कोई भी मनुष्य या कोई अधिवक्ता, आम जनता अंदर कोई भी असलहा लेकर के क्या एंट्री कर सकता है? बिल्कुल ये प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है ये कि कैसे असलहा गया। आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई है, हर गेट पर पुलिस की चौकसी है और फिर भी न अधिवक्ता सुरक्षित हो सकता है, न वहाँ पर जज साहब हमारे सुरक्षित हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर बम ब्लास्ट जैसी घटना हो चुकी है। डिटेक्टर लगे हुए हैं आपके और चला जा रहा है अधिवक्ता हथियार लेकर के। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, बम की घटना पहले से हो रखी है, तो हमारे प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट और चौकन्ना होना चाहिए। क्या कोई आम जनता या अधिवक्ता अगर असलहा लेके जाता है तो कोई भी उस कचहरी परिसर में सुरक्षित नहीं है। अब बाकी जानते हैं कि जैसे कि अभी दरोगा की पत्नी का ये स्टेटमेंट आया था कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो क्या जो अधिवक्ता भाई लहू लुहान हुआ था उसके साथ अभी तक कोई न्याय हुआ कि नहीं, ये जानते हैं सर से बताइए। अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ जी। उनको ना उनके यहाँ कोई पुलिस अधिकारी आज तक गया है जी। बल्कि उल्टा ही जो है, उल्टा ही उनका ना इलाज हो ना FIR हो, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको अपना केंद्र बिंदु बना करके उनके खिलाफ ही साजिश रची जाए, दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लो जी। इस तरह की बात है जी। तो क्या अधिवक्ताओं के पास परिवार नहीं होता? क्या सिर्फ दरोगा के पास परिवार है, अधिवक्ता के पास नहीं है? ये तो प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। क्या अधिवक्ता के बच्चे नहीं है, इनके माता नहीं है, पिता नहीं है? इनके साथ भी पूरा न्याय होना चाहिए। सर किस इंस्पेक्टर ने मारा था जो शिव प्रताप सिंह जी को, क्या नाम था उनका? कन्हैया, पूरा नाम बताइए उनका। कन्हैया गोपाल जी। कन्हैया गोपाल जी ने मारा था। और जैसा शिव प्रताप सिंह जी ने बताया मुझे कि खुद बेलूपुर इंस्पेक्टर जो है वो वीडियो बना रहे थे, तो मान लीजिए खड़े थे, वीडियो भी बना रहे थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो ये बताइए कि अगर वो इतना पॉश इलाका है, रथ यात्रा चौराहा बहुत पॉश इलाका है, अगर वहाँ CCTV फुटेज खराब थी, अगर चौराहे की CCTV फुटेज खराब थी, आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ऐसी जगह है, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे CCTV फुटेज हमेशा ज़रूरी है और रहती भी है, तो क्या उस जगह से पुलिस ने अभी तक CCTV फुटेज खंगाली है, निकाली है? ये जानते हुए उन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, मेरा घर यहीं पास में है जी। और उनको जाने नहीं दिया। ठीक है, उसमें आप भी वर्दीधारी हो, हम भी वर्दीधारी हैं। सवाल उठता है कि आपने लात मुक्का घूंसा से इतने बुरी तरीके से उनको मारा क्यों? जी। आपके पास पावर था, आप उनकी गाड़ी सीज कर दिए होते, चालान कर दिए होते, मारने की आवश्यकता कहाँ होती है? इसका मतलब है कि योगी बाबा की जो पुलिस है वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रही है। जैसा कि अभी एक शिवाकांत मिश्रा सर का बयान वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अधिवक्ताओं को बोला है कि तुम लोग बाहर आओ तो मैं देखता हूँ क्या बयान था सर? जूता से मारते हैं, जूता से मारते हैं। ये किसका कहना था? ये शिवाकांत मिश्रा का कहना। बताइए क्या ये वर्दी पे सही है? आप अपनी वर्दी को पहनने के बाद अधिवक्ताओं को क्या ललकार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस पे क्या अभी तक प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कि खुद प्रशासन में है जी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो वो प्रशासन में है सर, तो लेकिन उनसे बड़े अधिकारी होंगे, बिल्कुल उनके ऊपर सारे बड़े अधिकारी मिले हुए हैं जी। जो वो कह रहे हैं वही लोग सुन रहे हैं। अभी आप लोग की क्या मांग है सर? सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग हम लोग की यही है कि न्याय हो जी, न्याय हो, चाहे वकील हो। किस तरह का न्याय चाहते हैं सर? न्याय चाहते हैं कि न्याय ये चाहते हैं कि जो बिना वजह हमारे भाई को पीटा गया है उनके खिलाफ भी हो उचित कार्रवाई हो। वो गोपाल जो आप बता रहे हैं, गोपाल कन्हैया जी के ऊपर अभी तक कोई FIR दर्ज हुई है? अब अभी तक तो कोई FIR नहीं। अभी क्या वो कार्यरत हैं, जैसे कार्यरत थे?
देखिए, इस तरह के हिंसक प्रवृत्ति के इंसान को जिस तरह से उन्होंने हाथ में मुक्के में कुछ पहन करके मारा था, ये शिव प्रताप जी का हमारे पास बयान है कि उन्होंने हाथ में ऐसा कुछ पहना था जिससे उनको 6 टाके लगे और वो पूरी तरीके से लहूलुहान थे। उसके बावजूद अभी तक उस पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो इसी तरह प्रशासन में अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब देखते हैं, भैया से जानते हैं कि आगे इन लोग से जो सरकार से इन्होंने मांग की है, क्या मतलब इस मांग में ये लोग आगे इसी तरह रहेंगे या फिर प्रशासन अगर इस तरह के व्यवहार है, प्रशासन से और सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है जी। उम्मीद तो हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, काफ़ी दिन से पेंडिंग है, लंबित है मामला। आज तक उस पर न तो शासन ने प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो और शिव प्रताप भैया के घर कोई बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई या उनका जायजा लिया? कोई भी गया उनका हालचाल लेने। यहाँ मोहित अग्रवाल जी हमारे कमिश्नर साहब पहुँच जाते हैं उनको देखने, दरोगा जी को। लेकिन हमारे यहाँ जो शिव प्रताप जी एडमिट हैं ट्रामा सेंटर में घायल अवस्था में भी, आज तक उनको कोई फुर्सत नहीं मिली कि उनसे भी स्टेटमेंट ले, पूछें हाल चाल लें कि कैसे हैं जी। यहाँ उनकी पत्नी आकर के स्टेटमेंट दे रही है, यहाँ बैठा के दरी बिछा करके, और उनका जो है स्टेटमेंट लिया जा रहा है। तो क्या अब हम लोग भी अधिवक्ताओं की पत्नी को बुला करके यहाँ बैठा के ये क्या एक नई परंपरा कायम कर रहे हैं? जी, ये नई परंपरा है, बिल्कुल नई परंपरा है ये। जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसा भैया ने अभी कहा कि उनका स्टेटमेंट जो लिया गया उनकी पत्नी का दरी बिछा करके बराबर है। जी जी बिल्कुल सही बात है, कानून सबके लिए बराबर है। जब न्याय के रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो न्याय की आशा कैसे की जाएगी जी। चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो भी हो जी। इसलिए न्याय होना चाहिए। और इस प्रजातंत्र में जो है कुलीन तंत्र नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल, प्रजातंत्र में प्रजा सबके लिए बराबर होती है, सरकार के लिए सब बराबर होती है जी। और सबके साथ न्याय, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे आम जनता हो। थानों में बुला करके लाठियों से पीटा जाता है कुत्तों जैसा। अरे उसने चोरी किया है, डकैती किया है, उसको जेल भेजो। न्याय देने वाला तो जज बैठा हुआ है। आप कौन हो थाने में न्याय देते हैं? लाठियों से न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आज रथ यात्रा चौराहे पे हुआ है, हम अपने अधिवक्ता भाई लोग से हमेशा हम लोग सामने प्रशासन खड़ी रहती है तो सम्मान से, सभ्यता से बात किया जाता है। और इन लोग की गुंडागर्दी की वजह से ऐसा मामला चलता आ रहा है और आगे चलता रहेगा। हमको मारेंगे तो हम लोग भी मारेंगे। बस ये देखिए, भैया का सीधा शुद्ध रूप से 1-2 शब्दों का बयान, हमें मारेंगे तो हम भी मारेंगे। इनका सीधे से ये कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अगर उस पुलिस वाले के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई, उनको कार्य मुक्त नहीं किया गया, तो वो मारेंगे तो हम भी मारेंगे। आप देखते रहिए पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव, मैं हूँ।